तो प्यारे बच्चों, नियंत्रण एवं समन्वय का यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने नियंत्रण एवं समन्वय की शाब्दिक परिभाषा हमने पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि जो आपका तंत्रिका कोशिका होता है उसका कार्य क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है। अब आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मानव मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, यह इतना इंपॉर्टेंट आपका सेक्टर हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं, भाई हम हमारे दिमाग में जो आ रहा है वह मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं। जो टॉपिक मेरा दिमाग मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है उस टॉपिक को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे हाथ जैसे चल रहे हैं वैसे अपने हाथों को क्या कर रहा हूं, चला रहा हूं। और बहुत सारी ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो कि हमारी इच्छाओं से चलती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे बिना इच्छाओं की चलती हैं, जैसे दिल का धड़कना। अब जो दिल का धड़कना है वह हमारे इच्छा से तो नहीं होता ना, वह तो अपने आप कंटिन्यूअसली होने वाली क्रिया है। तो कुछ क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर ऐसी भी हैं जो अपने आप चल रही हैं और कुछ क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर ऐसी हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार चलती हैं। लेकिन अगर एक तौर पर देखा जाए तो चाहे हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हो यानी इच्छा पर चलने वाली क्रियाएं हो, चाहे अनैच्छिक क्रियाएं यानी बिना इच्छा के चलने वाली क्रियाएं हो, लेकिन हमारे शरीर में उनका कंट्रोलर एक है। क्या है? उनको कंट्रोल करने वाला एक है जो कि क्या है? मानव मस्तिष्क है। क्या है? मानव मस्तिष्क है। अब देखिए, इसकी शुरुआत हम सबसे पहले कहां से कर रहे हैं? तंत्रिका तंत्र से। देखिए, हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा। एक छोटी सी कोशिका होती है जिसमें कई भाग होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे अंग तंत्रों द्वारा दिए गए सूचना को एक अंगों से दूसरे अंगों तक क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। और वैसे ही ढेर सारे ये आपकी तंत्रिका कोशिका मिल जाएंगी तो किसका निर्माण होगा? तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा। एक तंत्र का निर्माण होगा, एक सिस्टम का निर्माण होगा जिसे हम कहेंगे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। यानी कि अगर हम तंत्रिका तंत्र को परिभाषित करें तो तंत्रिका तंत्र की परिभाषा ये हम बना सकते हैं या बता सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर में होने वाली ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। यानी ऐसे अंग तंत्र जो हमारे अंदर होने वाली ऐच्छिक क्रियाओं का, अनैच्छिक क्रियाओं का और प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? जैसे हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे हम सर्प को देखते हैं तो अचानक से पीछे आते हैं, यानी कि उस पर हम प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि भाई सर्प है तो वो काटेगा, तो यानी उससे हम क्या कहाँ चले जाएं? दूर चले जाएं। गर्म अगर पानी है या गर्म कुछ भी चीज़ है उसे हम छूते हैं तो वहाँ से हाथ अपना तुरंत से हटाते हैं, यानी कि एक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। और इन सारी क्रियाओं का जिन अंग तंत्रों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है उस अंग तंत्र को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब यह तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला तो आपका होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कि क्या है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। और एक क्या है आपका परिधि तंत्रिका तंत्र, जो कि हमारे शरीर के बाहरी अवयवों को क्या करता है? कंट्रोल में करता है, उस पर नियंत्रण करता है। यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा वह हमारे शरीर के आंतरिक भागों पर नियंत्रण करेगा, वह हमारे क्या करेगा? आंतरिक भागों से ही नियंत्रण करेगा। और जो आपका परिधि तंत्रिका तंत्र है वह आपके बाह्य भागों को नियंत्रित करेगा। तो अब देखिए, जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहला चीज हम किसको पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। परिधि तंत्रिका तंत्र अगर आपके सिलेबस में दिया होगा तो इसको हम बाद में नेक्स्ट डे कभी करेंगे। तो हम फाइनली किसे पढ़ने वाले हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, जो कि आंतरिक भाग में पाया जाता है। तो सबसे पहला भाग क्या है? मस्तिष्क है। सबसे पहला भाग क्या है? मस्तिष्क है। और दूसरा भाग क्या है? मेरुरज्जु है। देखिए,
आपके बुक का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले उसमें मेरू रज्जू का टॉपिक दिया है, तो मैं मेरू रज्जू इसके बाद वाले टॉपिक्स में कराऊंगा। क्योंकि देखिए जो आपका मेरू रज्जू होता है उसका स्थान जो होता है मस्तिष्क के नीचे होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको मस्तिष्क पढ़ाने का फैसला किया है। तो यहाँ पे देखिए जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वह भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 मस्तिष्क होता है और नंबर 2 क्या होता है, मेरुरज्जु। तो आइए हम थोड़ा सा इस मस्तिष्क के बारे में, इस मस्तिष्क के जितने मुख्य पार्ट हैं उन मुख्य पार्टों को थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लें, ताकि जब हम इन पार्टों की कार्यविधि का अध्ययन करें तो हमें आसानी हो सके। प्यारे बच्चों, ये हमारे मस्तिष्क की संरचना है। अब देखिए इसमें से ये जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है जो कि इस प्रकार से है, इसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। इसको हम क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क ऐसे देखा जाए तो मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 आपका है अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 आपका है ये आपका है मध्य मस्तिष्क, यह आपका है मध्य, और ये आपका जो इधर ये फूल पत्ती पेड़ों वाला जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। अब देखिए ये हमारा अग्र मस्तिष्क है और ये हमारा मध्य मस्तिष्क है और ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क है। तो इस तरह से हमारे इस मस्तिष्क के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। अब इन 3 पार्टों में भी और इनके और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आइए बारी बारी से हम समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करें तो ये जो हमारा मस्तिष्क यानी कि जो हमारी खोपड़ी है ना, सबसे पहले ये हमारी क्या होती है, त्वचा होती है। यह हमारी क्या होती है, त्वचा होती है, यानी कि जिस पर ये हमारे बाल उगे होते हैं यह हमारी क्या है, चमड़ी। चमड़ी को हम क्या कहते हैं, त्वचा। तो सबसे ऊपरी वाला भाग क्या है, त्वचा है। और त्वचा के बाद आपका ये क्या है, यह आपका क्रेनियम है। क्रेनियम है यानी कि कपाल है। ये समझते हैं क्रेनियम क्या है। देखिए जो हमारा यह बाल जिस पर उगा है उसे तो हम कहते हैं त्वचा, लेकिन अगर इसको हम दबाएं, जब इसको हम अपने मस्तिष्क को दबाएं तो एक मतलब बहुत ठोस भाग हमें समझ में आता है। ऐसा लगता है कि जैसे हड्डी है, जिसको हम कहते हैं कपाल या क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कपाल या क्रेनियम कहते हैं। जब जैसे ये त्वचा के जस्ट नीचे एक बहुत मजबूत सा भाग, अगर इसको कस के भी दबाएं तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यह अत्यंत ठोस भाग जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है वह क्या है, आपका क्रेनियम है, कपाल है। अब कपाल के अंदर एक प्रकार की क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। एक प्रकार की क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को हम कहते हैं मिनिंगस। क्या कहते हैं, मिनिंगस कहते हैं। जिस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, मिनिंगस कहते हैं। और इस झिल्ली में भी 3 परतें होती हैं। इस झिल्ली में भी क्या होती हैं, 3 परतें होती हैं। अभी आने वाले स्लाइड्स में हम इन तीनों परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज कि जो हमारा ये मस्तिष्क है यह 3 तरह के आवरण से क्या हुआ है, ढका हुआ है। सबसे बाहरी आवरण क्या है, त्वचा है। और इसका जो दूसरा आवरण है वह क्या है, कपाल है, जो कि अत्यंत ठोस भाग होता है। और तीसरा जो है उसे हम कहते हैं मिनिंगस। यह एक प्रकार की क्या है, झिल्ली है। और इन झिल्ली में भी कितनी परतें पाई जाती हैं, 3 परतें पाई जाती हैं। और उस झिल्ली के अंदर द्रव भरा होता है। अब उस द्रव का क्या कार्य होता है, आइए शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से इसको रिलेटेड करते हैं कि जैसे अगर एक पानी की खाली टंकी है, उस खाली टंकी को अगर हम ऐसे एक बार मार दें तो वह टंकी क्या होती है, खिसक जाती है। लेकिन जब उसी में पानी को भर दिया जाता है और जब उसको मारा जाता है तो टंकी नहीं खिसकती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अगर हम टंकी खाली है तब हम मार रहे हैं तो उसमें होता यह है कि जितनी भी ऊर्जा हमने दी उतना पूरा का पूरा ऊर्जा कहां चला गया, टंकी के पास। लेकिन जब उसमें पानी को भर दिया गया और तब हमने मारा तो जो उसमें जो हमारे
इसमें मारने में ऊर्जा था, जो बल था, वह केवल टंकी के पास नहीं गया बल्कि उसमें उपस्थित जल के पास गया और हमारे सारे बल को उस जल के द्वारा क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक उसी प्रकार से ये जो झिल्ली होती है उसकी आंतरिक सतह में क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है, ताकि हमें जब चोट लगे तो वह द्रव क्या कर सके, उस चोट को एब्जॉर्ब करने का कार्य कर सके। क्योंकि जो हमारे यह मस्तिष्क होता है ना, संसार की सबसे जटिल संरचना है, संसार की सबसे जटिल संरचना है। इसमें इतने पुर्जे होते हैं, इतनी चीजें होती हैं कि इसको व्यवस्थित करना बस की बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी खोपड़ी का ऑपरेशन डॉक्टर के बस की बात नहीं होती है। और सर पे जैसे ही चोट लग जाता है, व्यक्ति तुरंत ही क्या होता है, राम नाम सत्य हो जाता है और सर का कोई इलाज जल्दी नहीं हो पाता। यह दुनिया की सबसे जटिल संरचना है। तो इसलिए ये जो आंतरिक झिल्ली पाई जाती है उसमें क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। अब देखिए, आइए इसके कुछ भागों को और समझ लें। जैसे देखिए, ये तो हमारा मध्य मस्तिष्क हो गया। इस मध्य मस्तिष्क का कुछ भाग यानी कि इधर वाला भाग जो है, यह होता है आपका थैलेमस। अभी आप बस नाम समझते जाइए, बाकी मैं हर एक जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर एक चीज़ का बिल्कुल डिफिनेशन के साथ और उसके कार्य विधि को प्रॉपरली आपको समझाऊंगा और पूरा मस्तिष्क आपको बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका है थैलेमस और इसका इधर वाला भाग, इसको कहते हैं हम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे एक ग्रंथि, ये जो दिख रही है, यह ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या इसे ही हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि, इसे ही हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, यह पॉन्स है। क्या है, पॉन्स, पॉन्स जो पॉन्ड्स लगाते हैं ना, क्रीम वगैरह आप लोग, वही क्या है, ये पॉन्स है। और इसका ये वाला जो भाग है, यहाँ से इसमें क्या जुड़ा होता है, इसमें यहाँ से जुड़ा होता है मेरुरज्जु, इसमें यहाँ से क्या जुड़ा होता है, मेरुरज्जु जुड़ा होता है। और ये जो देखिए, इसका थोड़ा सा उभरा हुआ भाग जो दिख रहा है, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग दिख रहा है, यह आपका है मेडुला, मेडुला ओब्लांगाटा, ओब्लांगाटा। मैं हर एक चीज़ का भी बिल्कुल आपको एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको फिर से याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप मस्तिष्क को बनाना सीख जाएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि अगर आपको मस्तिष्क बनाना कठिन लग रहा होगा तो मैं वीडियो के लास्ट में इसका डायग्राम भी बनाना आपको बताऊंगा कि मस्तिष्क का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, ये जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं कार्पल्स, इसे हम कहते हैं, ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कार्पल्स कैलोज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल्स कैलोज्म कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारे मस्तिष्क की टोटल संरचना हो गई। आप एक बार इसको सरसरी निगाह से देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। इसके एक एक पार्ट को मैं आपको बिल्कुल एकदम देसी भाषा में समझाऊंगा। देखिए, तो ये आपका बड़ा सा मस्तिष्क है। सबसे पहले त्वचा, फिर कपाल, फिर इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसमें द्रव भरा होता है। दूसरा चीज कि मस्तिष्क का मुख्यतः 3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा, जो कि क्या होता है, सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क। और फिर क्या होता है आपका, बीच में पाया जाता है मध्य मस्तिष्क, जिसमें आपका होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और ये आपका होता है पश्चिम मस्तिष्क। और ये आपका होता है कार्पल्स कैलोज्म होता है। और यहाँ पे आपका ये वाली जो ग्रंथि दिख रही है, यह आपकी पीयूष ग्रंथि है। ये आपका पॉन्स है और ये आपका मेडुला ओब्लांगाटा है। और यहाँ से जो है आपकी क्या जुड़ती है, मेरुरज्जु जुड़ जाती है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मस्तिष्क के बारे में कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं। आइए मैं उन टॉपिक्स को आपको समझाता हूँ। तो देखिए, इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। 100 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, यानी कि अरबों की संख्या में न्यूरॉन होते हैं हमारे किसमें, मस्तिष्क में। अब देखिए, न्यूरॉन क्या चीज़ है, हमने कल पढ़ा था तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को ही हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन क्या है, आपकी तंत्रिका कोशिका है। और
न्यूरॉन एक ऐसी तंत्रिका कोशिका है जो कि सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है। क्या है? सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है। और हर एक कोशिका का, हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली हर एक कोशिका का विभाजन हो जाता है, यानी कि टूट करके फिर से नई कोशिका बन जाती है। लेकिन न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है जो कि कभी टूटती नहीं है। तो हमारे मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? सबसे लंबी कोशिका क्या है? आपकी न्यूरॉन है। और पुनर्विभाजन ना होने वाली कोशिका कौन है? आपकी न्यूरॉन है। देखिए, कहा जाता है कि अगर आपके दिमाग में कस के चोट लग जाए, दिमाग के अंदर चोट लग जाए, तो आपका बचना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें होता यह है कि जैसे अगर हमें कहीं पे भी चोट लगता है, इधर चोट लगता है, इधर चोट लगता है, इधर चोट लगता है, तो हम मरते नहीं हैं। लेकिन अगर सर पे चोट लग जाए तो हम मर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, जो आपकी कोशिका होती है, अगर इधर की कोशिका देखें, इधर की कोशिका देखें, इधर की कोशिका देखें, तो वह कोशिका अगर टूट भी जाती है तो उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। लेकिन मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका यानी कि न्यूरॉन ऐसी कोशिका है जिसका पुनः विभाजन नहीं हो पाता है। और वह, उसको जब चोट लगेगा तो वह मर जाएगी, और जब मर जाएगी तो उसका विभाजन हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या हो जाता है? राम नाम सत्य हो जाता है। जबकि जैसे हमारा लीवर जो है, लीवर में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनका सबसे तेजी से विभाजन किसके कोशिकाओं का होता है? लीवर की कोशिकाओं का। तो मनुष्य की सबसे तेजी से पुनर्विभाजन होने वाली कोशिका कौन है? लीवर की कोशिका। और जिसका कभी विभाजन न हो वह कौन सी कोशिका है? मनुष्य के मस्तिष्क की कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और यह लगभग 100 बिलियन की संख्या में पाई जाती है, यानी 3-4 अरब की संख्या में पाई जाती है। जिसमें से आपकी एक्टिव कितनी होती है? केवल व केवल 15 बिलियन ही एक्टिव रहती है। बाकी 85 बिलियन जो आपकी, ये 85 बिलियन जो न्यूरॉन है, वह क्या होते हैं? एक्टिव नहीं होते हैं। अब देखिए, इसमें सोचने वाली बात क्या है कि हमारे पास केवल व केवल कितनी एक्टिव न्यूरॉन है? 15 बिलियन। 15 बिलियन, चूंकि 100 बिलियन में केवल 15 बिलियन एक्टिव हैं, तब पर भी हमने देखिए क्या क्या, कहां से नहीं कहां से चला गया। आज मैं यहां पढ़ा रहा हूं और आप पता ना कहां बैठ करके मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हो। देख रहे हैं कि विज्ञान इतना आगे चला गया, इतनी तकनीकियों का विकास हुआ। किसके वजह से? मनुष्य की खोपड़ी के वजह से, विज्ञान के तकनीकी के वजह से। भाई, विज्ञान की तकनीकी कैसे विकसित हुई? मनुष्य ने दिमाग लगाया तब तो। और मनुष्य का दिमाग कितने न्यूरॉन एक्टिव हैं? केवल 15 बिलियन। अब सोचिए कि अगर 85 बिलियन और भी एक्टिव हो जाएं, तब हम कितना, हमारे पास कितना दिमाग हो जाएगा। यानी कि तब ऐसा कुछ चीज होगा ही नहीं जो हमारे लिए असंभव हो। हालांकि असंभव आज भी नहीं है, लेकिन अगर सोचिए कि अगर 85 बिलियन और एक्टिव हो जाएं, तब हमारे पास दिमाग कितना होगा। हम सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं। अब देखिए, दूसरा है आपका कि 0 से 5 साल के बीच में ही यह सक्रिय होता है। जो आपका न्यूरॉन है, वह केवल 0 से 5 साल तक ही सक्रिय होता है। यानी कहने का मतलब कि जब बच्चा 0 से 5 साल तक का होता है, तभी उसके अंदर जितने भी न्यूरॉन सक्रिय होने होते हैं हो जाते हैं। अन्यथा 5 साल के बाद न्यूरॉन सक्रिय नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अच्छी चीजों का ज्ञान दीजिए, अच्छी चीजों को सिखाइए, ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन उनके मस्तिष्क में विकसित हो सके और उनके मस्तिष्क का विकास हो सके। लेकिन अगर 5 साल के बाद आप कितना भी चाह लेंगे, लेकिन वहां न्यूरॉन एक्टिव नहीं होंगे। 5 साल के अंदर जितने भी न्यूरॉन एक्टिव हुए रहेंगे, केवल व केवल उतने ही न्यूरॉन कार्य करेंगे। अब देखिए, मानव मस्तिष्क जो है दुनिया की सबसे जटिल संरचना है। दुनिया की सबसे जटिल संरचना है, जिसका वेट कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क के स्तंभ का वह भाग जो मेरुरज्जु के समीप होता है, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच का भाग क्या कहलाता है? आपका मेडुला ओब्लांगाटा कहलाता है। मेडुला ओब्लांगाटा कहलाता है। अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। और अगला है आपका मानव मस्तिष्क एक हड्डी का क्या होता है? खोल होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। यानी कपाल में क्या होता है? बंद होता है। और मस्तिष्क के किनारे क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंगस कहते हैं। जिस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? मेनिंगस कहते हैं। तो हमने बताया आपको कि जो मानव का मस्तिष्क है, एक हड्डी की खोल में बंद होता है, जिसे हम कहते हैं कपाल। बहुत ही मजबूत हड्डी की खोल में बंद होता है, जिसे कपाल कहते हैं। और मस्तिष्क के जस्ट बाद एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंगस। और हमने आपको बताया कि मेनिंगस में भी 3 भाग होते हैं। पहला तो आपका है
ड्यूरामैटर और दूसरा आपका है एरेक्टाइड और आपका तीसरा है पायामेटर। और जो इसकी जो पायामेटर झिल्ली है वही क्या करती है, ब्रेन में फूड सप्लाई करती है, यानी ब्रेन को ऊर्जा सप्लाई करती है, ब्रेन को खाना पहुंचाने का कार्य कौन करती है, पायामेटर। दूसरा आपका है एरेक्टाइड है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए एक चीज और देखिए, ये जो मेनिंगस जो झिल्ली होती है ना, इस झिल्ली की 3 परतें होती हैं। सबसे पहली परत ड्यूरामेटर, दूसरी परत एरेक्टाइड और तीसरी परत होता है पायामेटर। और यह पायामेटर, इसी पायामेटर में जब सूजन हो जाता है, इसी पायामेटर में सूजन जब हो जाता है तो वहां पे एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं मेनिंगसजाइटिस, जिसे हम कहते हैं दिमागी बुखार। यानी कि जब यह हमारा जो लास्ट की झिल्ली है पायामेटर, यह जब इसमें जब सूजन आ जाता है तो हमारी जो बीमारी होती है वह क्या होती है, मेनिंगसजाइटिस, और जिसे हम शुद्ध देसी भाषा में क्या कहते हैं, दिमागी बुखार। यानी जब हमारे मस्तिष्क में फीवर हो जाता है तब उसका मतलब क्या है कि जो आपकी ये झिल्ली पाई जाती है मेनिंगस, उसका जो अंतिम लेयर है यानी कि पायामेटर, उसमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। इसलिए हमारा दिमाग क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है, हमारे मस्तिष्क में बुखार चला जाता है और बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो पायामेटर है यह फूड सप्लाई करने का कार्य करता है, और यह पायामेटर जब बीमार हो जाएगा तो मस्तिष्क को आखिर मस्तिष्क को फूड सप्लाई कौन करेगा, फूड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिससे मस्तिष्क भी बेचारा क्या करेगा, कार्य करना धीरे धीरे करेगा, शिथिल कर देगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं मस्तिष्क के नेक्स्ट पार्ट। बच्चों अगले क्रम में हमारे मस्तिष्क की संरचना है। अब देखिए मस्तिष्क की संरचना में जैसा कि हमने बताया कि कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब बारी बारी से हम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में समझते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क को हम कहते हैं प्री इंसेफेलॉन और मध्य मस्तिष्क को हम कहते हैं मेसेंसेफेलॉन और पश्च मस्तिष्क को हम कहते हैं रंभ एंसेफेलॉन कहते हैं। अब देखिए इसका हमारा जो पहला नंबर है अग्र मस्तिष्क यानी प्री एंसेफेलॉन। अब देखिए इसमें इसे हम क्या कहते हैं, फॉर ब्रेन भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अग्र मस्तिष्क, यानी जो आपके सामने का ये वाला भाग है इसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं, फॉर ब्रेन भी कहते हैं। और यह आपके पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, यानी कहने का मतलब 2/3। यानी मस्तिष्क को अगर 3 भागों में बांट दिया जाए तो अकेला 2 भाग कौन होता है, अग्र मस्तिष्क होते हैं, और 1 भाग में आपका मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होते हैं। देखिए पूरे मस्तिष्क का कितने भाग होता है, 2/3 भाग होता है। और सबसे ज्यादा न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं, हमारे अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और इस अग्र मस्तिष्क को आगे चल करके हम 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आपका है सेरिब्रम और नंबर 2 आपका है डाईएंसेफेलॉन। नंबर 1 आपका है सेरिब्रम और नंबर 2 आपका है डाईएंसेफेलॉन। तो आपका सेरिब्रम है आगे चल करके 4 भागों में, 4 पालियों में बढ़ जाता है। जैसे देखिए आपका चित्र आ रहा है स्क्रीन पर। चित्र में देखिए 3-4 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसमें होता क्या है कि एक आधे गोले के समान ये दिखाई देते हैं। इसको गोलार्ध कहते हैं, यानी गोले का भाग, गोले का आधा। तो हर एक गोलार्ध में एक गाढ़ी लाइन हो जाती है, हर एक गोलार्ध में एक गाढ़ी लाइन हो जाती है। इस प्रकार से इसमें 3 लाइनें होती हैं, और जब 3 लाइनें होती हैं तो वे 3 लाइनें इसे 4 भागों में बांट देती हैं। वे 3 लाइनें इसे कितने भागों में बांट देती हैं, 4 भागों में बांट देती हैं। सबसे सामने वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं फ्रंटल पाली। सबसे पहले वाला जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंटल पाली। और फ्रंटल पाली का कार्य क्या है, जैसे जो हमारे अंदर ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो हमारे इच्छा से चलने वाली क्रियाएं हैं, उनको नियंत्रित कौन करता है, फ्रंटल पाली, यानी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। तो जो आपका फ्रंटल पाली है वह क्या करता है, हमारी ऐच्छिक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है, ऐच्छिक क्रियाओं पर नजर रखता है, उसको नियंत्रित करता है। नंबर 2 आपका है पैराइटल पाली। अब देखिए पैराइटल से हम याद कर सकते हैं जैसे पैरासीटामॉल जो हमारा होता है। पैरासीटामॉल एक जो टैबलेट आता है वह दर्द की गोली होती है ना। तो यहाँ पे पैराइटल पाली क्या करता है, जैसे हमारे शरीर में कोई दर्द हुआ या कोई हमारे शरीर को क्या किया, स्पर्श किया, या हमारे शरीर को कोई दबाया, यानी कि दबाव,
हमारे शरीर में कोई किसी भी प्रकार का दबाव आता है तो इन क्रियाओं का इनका नियंत्रण कौन करता है? इनका नियंत्रण करता है हमारा पैराइटल पाली, यानी कि दर्द, स्पर्श, दबाव, इनका जो नियंत्रण होता है। जैसे कोई हमें स्पर्श किया तो हमें लग जाता है कि हाँ इस हाथ पे हमें कोई टच किया है, यहाँ पे मच्छर काटा तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारे मच्छर काटा। तो इन सब क्रियाओं का जो आपका ये है नियंत्रण है वह कौन करता है? आपका पैराइटल पाली करता है। और जैसे हम कोई भी चीज देख रहे हैं, जैसे हमें दिखा कि अरे वो तो कुत्ता है, हमारे दिमाग ने तुरंत समझ लिया कि वो कुत्ता है। वहां हमने देखा कि अरे वो तो हिरन है, हमारे दिमाग में तुरंत समझ लिया। हमने ये नहीं बताया दिमाग को कि उसका 4 पैर ऐसे है, उसके शरीर की बनावट ऐसे, वो ऑटोमेटिक समझ गया कि हाँ वो हिरन है, हाँ वो हमारा दोस्त है, वो हमारे घर का सदस्य है, मेंबर है। हमारा दिमाग तत्काल समझ जाता है और सीख लेता है। तो उसे हम कहते हैं उसका नियंत्रण। तो उसका नियंत्रण कौन करता है? ऑक्सीटल पाली, जो कि क्या करता है? दृश्य पटल को नियंत्रित करता है। जब हम कोई भी चीज अपनी आंखों से देखते हैं तो उसका सूचना जो मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य है या उसका नियंत्रण करने का जो कार्य है कौन करता है? ऑक्सीपिटल पाली करता है। और एक आपका होता है टेम्पोरल पाली। अब देखिए इसके बारे में, आपका अग्र मस्तिष्क के बारे में कुछ और। बुद्धिमत्ता, आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है, यादाश्त है, चिंतन है, इच्छा शक्ति है, इन सभी चीजों का नियंत्रण कौन करता है? हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। अगला है कि जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां कौन है? जैसे आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं, जिसे हम ग्राही अंग कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि ये सब क्या है? ग्राही अंग है। इन सब चीज़ों में जो संवेदना होती है, जैसे हमने नाक से अगर किसी भी चीज़ की सुगंध ली तो हमारे मस्तिष्क को पता चलेगा। जैसे हमने जीभ पर अगर गुलाब जामुन का खाया, हमने गुलाब जामुन अगर खाया तो जीभ पर जैसे ही जाएगा मस्तिष्क को तुरंत उसका स्वाद पता चल जाएगा कि हाँ ये मीठा है। तो इन सब चीज़ों का, इन ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण, इनकी ज्ञानेंद्रियों की संवेदनाओं का नियंत्रण हमारा कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। और प्रतिक्रिया हेतु संवेदना, जैसे हमने सांप देखा और तुरंत पीछे हट गए, तो इनके लिए भी, इस प्रतिक्रिया के लिए संवेदना कौन व्यक्त करता है? आपका अग्र मस्तिष्क ही करता है। तो इस तरह से हम अग्र मस्तिष्क को, सेरिब्रम को समझ सकते हैं। अब देखिए आइए एक स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो आपका है डाईएनसेफेलॉन, इसका कार्य क्या है। तो प्यारे बच्चों, अब आइए दूसरे क्रम में हम समझते हैं डाईएनसेफेलॉन की कार्य विधि को। देखिए थोड़ा सा मैंने इस आपके बुक में जो भी दिया हुआ है सिलेबस, उससे थोड़ा सा मैं एडवांस टॉपिक आपको बता रहा हूं, ताकि आप जब नेक्स्ट कक्षा में जाएं तो आपको यहां से पूर्वाज्ञान आपका भरपूर रहे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात कि जो हमारे शरीर की क्रियाएं हैं उसको हमें खुद पढ़ना बहुत जरूरी होता है और उसके बारे में हमें खुद जानना बेहद जरूरी होता है। तो देखिए जो आपका डाईएनसेफेलॉन है, हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा सेरिब्रम, देखिए जो आपका अग्र मस्तिष्क है ना, वह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसलिए इसकी क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, इनकी क्रिया विधि भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो आपका अग्र मस्तिष्क है उसकी क्रिया विधि थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि आप अगर सब कुछ मेरी बताई गई बातों को अगर सीक्वेंस से देख रहे हो तो यकीन मानिए कि मैं अंतिम में जाकर के आपको एक समरी से रियलाइज कराऊंगा और बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो सारी की सारी चीज़ें इसी क्लास के ही अंदर आपको याद हो जाएंगी। तो दूसरे क्रम में जो हमारा है डाईएनसेफेलॉन, वह क्या है? जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम के जस्ट ठीक नीचे और उसके जस्ट पीछे उपस्थित होता है कौन? डाईएनसेफेलॉन। अब देखिए जो डाईएनसेफेलॉन होता है इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो होते हैं इसी में पाए जाते हैं। किसमें? डाईएनसेफेलॉन में। और जो आपका थैलेमस होता है, थैलेमस का कार्य क्या होता है कि जैसे कोई चीज गर्म है या कोई चीज ठंडी है और गर्म और ठंडी की वजह से हमें जो दर्द होता है, इन सब चीजों को पहचानने का कार्य कौन करता है? आपका थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस। जैसे अगर हम गर्म चीजों को भी छुएं तो भी दर्द होता है, ठंडी चीजों को छुएं तो भी दर्द होता है, और इन सब चीजों को पहचानने का कार्य कौन कराता है? आपका थैलेमस कराता है। अगले क्रम में है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो भी हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं, उनसे जो भी हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स के स्रावित होने का नियंत्रण कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। जिससे क्या होता है कि हमें भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, घृणा इत्यादि
हमें इत्यादि का नियंत्रण कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। इन सब चीज़ों का नियंत्रण क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या है कि हर किसी में इसकी एक्टिविटी क्या होती है? कम और ज़्यादा होती है। जैसे देखिए क्या है कि जैसे अगर आप एक खूबसूरत सी लड़की देखे और तुरंत ही अट्रैक्ट हो गए कि अरे बहुत खूबसूरत है, ये है वो है, मतलब आपके दिमाग में 50 प्रकार का प्रश्न चिन्ह घूमने लगा कि काश मैं मुझे मिल जाती या मैं उसके साथ रहता। मतलब इस प्रकार की जो भावनाएं आ रही हैं, यानी कि जो आपकी लैंगिक व्यवहार आपके मन में आ रहा है वह किसके कारण आ रहा है? हाइपोथैलेमस के कारण आ रहा है। यानी और यह इतना जल्दी एक्टिव होता है ना कि लगभग 6 सेकंड में यह तुरंत एक्टिव हो जाता है। यानी कि इसको एक्टिव होने में समय कितना लगता है? 6 सेकंड। इसीलिए क्या होता है कि जब हम किसी भी लड़की को देखते हैं, अचानक से बहुत सुंदर सी लड़की, हॉट सी लड़की अगर हमारे सामने आ गई तो तुरंत 6 सेकंड के अंदर हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वह एक्टिव हो जाता है और हमारे दिमाग में तरह तरह की लैंगिकता यानी संबंध बनाने का भाव अब हमारे मन में क्या होने लगता है? चलने लगता है। कि पहला हमारा था सेरिब्रम। सेरिब्रम के हमारे 4 पाली थे, जिनमें से ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और जो हमारे शरीर के अंदर दर्द है या कोई हमारे शरीर को टच कर रहा है उसका नियंत्रण, और जो हम दृष्टि से अपने देखते हैं उनका जो हमारे मस्तिष्क के अंदर उसका जो सूचना प्रदान किया जाता है उसका नियंत्रण, ये सब किसके माध्यम से होता है? आपके सेरिब्रम के माध्यम से होता है। और दूसरे क्रम में अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग होता है वह आपका होता है डाईएन्सिफेलॉन, जिसके अंतर्गत थैलेमस और हाइपोथैलेमस पाया जाता है। और थैलेमस का कार्य क्या है कि आपको दर्द, ठंडा, गर्म ये सब चीज़ों का पहचान करना, और जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वह क्या होता है? जैसे भूख हो गया, प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, किसी पे नाराजगी हो गई, इन सब चीजें, इन सब क्रियाओं का नियंत्रण, और जो भी आपके अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं, अंदर की जो भी ग्रंथियां हैं और उनसे जो हार्मोन स्रावित होता है उनका भी नियंत्रण कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। तो इस तरह से हमारा अग्र मस्तिष्क समाप्त होता है। अब आइए देखते हैं मध्य मस्तिष्क, जो कि छोटा सा पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा अगले क्रम में जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य मस्तिष्क, यानी कि मेसेंसिफेरॉन। तो देखिए मध्य मस्तिष्क क्या होता है? मध्य मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क के मध्य यानी कि बीच में स्थित होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और इसमें कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। नंबर 1 आपका होता है सेरिब्रल पेंडिकल। देखिए वहां होता था सेरिब्रम, यहां होता है सेरिब्रल। तो जो आपके मध्य मस्तिष्क का पहला भाग है वह क्या है? सेरिब्रल पेंडिकल। और दूसरा भाग जो है वह है कार्पोराक क्वाड्रिजेमिना। कार्पोराक क्वाड्रिजेमिना। देखिए बायोलॉजी में बहुत उटपटांग सा नाम होता है, जिस नाम को आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार लिखेंगे तो वह नाम आपको आराम से आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो सेरिब्रल पेंडिकल होता है वह क्या होता है? तंतुओं का बंडल होता है। हमने बताया था कि जो कोशिका तंत्र होता है वह तंतु यानी कि एक रेशे के समान होता है। तो रेशे जैसा एक बंडल टाइप का होता है, और जो कि क्या करता है? देखने सुनने का क्या होता है? केंद्र होता है। जो कि देखने और सुनने का क्या होता है? केंद्र होता है। जैसे हमने बताया आपको कि जो हमारे अग्र मस्तिष्क का जो आपका था ऑक्सीपिटल पाली जो था वह क्या कर रहा था? देखने की क्रिया को नियंत्रित करता था। तो देखने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? ऑक्सीपिटल पाली। लेकिन जो देखने व सुनने का केंद्र जो है वह क्या है? आपका ये सेरिब्रल पेंडिकल है। कौन सा है? सेरिब्रल पेंडिकल है। और अगले क्रम में आपका जो दूसरा नंबर है कार्पोराक क्वाड्रिजेमिना। कार्पोराक क्वाड्रिजेमिना जो है आपका वह स्पाइनल कार्ड को क्या करता है? मस्तिष्क से जोड़ता है। स्पाइनल कार्ड यानी कि यहाँ पे पतली सी नस जो कि आपके इधर नीचे से आकर के दिखाई दे रही होगी, नीचे से आते हुए, तो इस नस को क्या करता है? मस्तिष्क से जोड़ता है। इस नस को क्या करता है? मस्तिष्क से जोड़ता है। इसे हम कहते हैं कार्पोराक क्वाड्रिजेमिना। कार्पोराक क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। तो मध्य मस्तिष्क का 2 भाग, सेरिब्रल पेंडिकल जो कि क्या करता है? हमारे देखने सुनने का केंद्र होता है। नंबर 2 आपका है कार्पोराक क्वाड्रिजेमिना जो कि क्या करता है? हमारे स्पाइनल कार्ड को मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम मध्य मस्तिष्क को समझ सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, अगले क्रम में हमारा है पश्च मस्तिष्क। देखिए, पश्च मस्तिष्क जो होता है हमारे, ये मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? पिछला भाग होता है, तथा यह क्या है? सबसे छोटा भाग है। यह सबसे क्या होता है? छोटा और सबसे नाजुक भाग होता है। पश्च मस्तिष्क पर चोट लग जाने के बाद राम नाम सत्य बहुत जल्दी से हो जाता है। तो यह सबसे छोटा भाग और सबसे पिछला भाग होता है किसका? मस्तिष्क का। इसका कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन। जैसे कि हम चल रहे हैं तो हम अगर एक पैर यहां रखते हैं तो दूसरा पैर हमारा तुरंत ही आगे बढ़ जाता है, यानी कि यह हमारे शरीर का क्या है? संतुलन है। जैसे इस चाक को उठाना है तो हम इस चाक को, हम जान रहे हैं कि यह चाक यहां रखा हुआ है, जाएंगे ऐसे तुरंत ही उठा लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ाया, यहाँ मारे हाथ, नहीं पकड़ाया, यहाँ किए नहीं पकड़ाया, यहाँ किए नहीं पकड़ाया, नहीं पकड़ाया, ओ हाँ पकड़ा गया, अब पकड़ा गया। जैसे अगर हमें कोई आपकी खाई है और उस खाई को छलांग लगाना है तो हम वहाँ मीटर टेप लेके नहीं जाते हैं कि हाँ ये इतना सेंटीमीटर है, इतना तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं करते हैं हम, तुरंत ही हम क्या करते हैं, हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं? छलांग लगा सकते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना है वह किसका कार्य है? आपके पश्च मस्तिष्क का कार्य है। और अगला आपका है ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना भी किसका कार्य है? आपके पश्च मस्तिष्क का कार्य है। मेडुला ओब्लांगाटा द्वारा क्या किया जाता है? देखिए, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहला अनुमस्तिष्क, जो कि क्या करता है? हमारे शरीर के संतुलन बनाने में सहायक करता है। यानी कि जैसे हमें कुछ चीज़ उठाना है या कुछ चीज़ वहाँ से लेना है कि हाँ डस्टर है, तो हम जाते हैं डस्टर ही पकड़ते हैं तुरंत और आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको 4 बार हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, तब जाकर के यादृच्छिक पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं है, देखते हैं हम कि डस्टर वहाँ है, जाता है तुरंत डस्टर हाथ हमारा क्या करता है? उठा लेता है। अब देखिए, हम अगर खाना खाते हैं तो हम अपने मुंह से जब खाना खाते हैं तो हम निवाला उठाते हैं जब, तो मुंह के पास ले जा करके मुंह को हम ऐसे छू के नहीं हम समझ पाते हैं कि हमारा मुंह यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अपने आप ही हमारा निवाला मुंह के अंदर चला जाता है। तो इन सब क्रियाओं का जो नियंत्रण है वह कौन करता है? कौन सा करता है? अनुमस्तिष्क करता है, जो कि किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। दूसरा आपका है मेडुला ओब्लांगाटा, जो कि क्या करता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे आपका पाचन सिस्टम, आहार नाल, और जैसे आपका ये हृदय की धड़कन, जैसे आपकी हृदय की जो धड़कन है यह भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन, यह भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। हम इसको चाह करके रोक नहीं सकते हैं ना। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लांगाटा करता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम मस्तिष्क के तीनों भागों को समझ सकते हैं। अब आइए इन तीनों भागों की समरी को मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, ताकि आपको जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ा उस चीज़ को एक निश्चित क्रम में आप रिवीजन कर लें, ताकि आपके दिमाग में वो सब सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ बताई गई हैं सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएं, आपको फिर से रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? अग्र मस्तिष्क। पहले हम लोगों ने अग्र मस्तिष्क पढ़ा था। और अग्र मस्तिष्क कितने भाग में होता है? 2 भाग में होता है। एक तो आपका है सेरिब्रम और दूसरा आपका है डाईएसिफिलान। अब देखिए, जो आपका सेरिब्रम है इसके 4 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट? 4। नंबर 1 आपका कौन सी पाली थी? फ्रंटल पाली थी। नंबर 1 फ्रंटल पाली, और नंबर 2 आपकी थी पैराटाइड पाली, और नंबर 3 आपकी थी ऑक्सीपिटल पाली, टेम्पोरल पाली। जिसमें से फ्रंटल पाली का कार्य क्या था? हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। पैराटाइड पाली का कार्य क्या था? कि जो हमारे अंदर दर्द होता है, जो हमें कोई स्पर्श करता है, कोई काटता है, कहीं पे चोट लगती है, तो इस पर नियंत्रण कौन करता है? पैराटाइड पाली करता है। और हमारे दृष्टि पटल पर जो छवि बनती है उसका सूचना प्रदान करना किसका काम है? ऑक्सीपिटल पाली का है। तो इस प्रकार से हमने सेरिब्रम को पढ़ा। अब देखिए, जो आपका डाईएसिफिलान है, जो इसमें देखिए इसके 2 पार्ट थे। आपका कौन था? पहला तो आपका था, पहले क्रम में जो थैलेमस था उसका क्या था? कि जैसे कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडा है या कोई चीज़ गर्म छूने पे हमें जो दर्द हो रहा है उसका नियंत्रण कौन करता है? हमारा थैलेमस करता है। और हमारे अंदर जो भूख है, जो हमारी इच्छा शक्ति है, जो हमारे अंदर प्यार मोहब्बत है, किसी के साथ संबंध बनाने की है, लैंगिक जनन करने की है, इन सब क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? गुस्सा, प्यार,
विचार, ये सब क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है, जो कि किसका पार्ट है? आपका डाइएसिफिलान का पार्ट है। अब देखिए, अग्र मस्तिष्क में हमने इतना पढ़ा, तो अब दूसरे नंबर में हमारा था मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क के भी कितने पार्ट थे? दो पार्ट थे। पहला पार्ट कौन था? सेली। मध्य मस्तिष्क का जो हमारा पहला पार्ट था सेरिब्रल पेडिकल, वह क्या था? बंडलों का गुच्छा था, और उसका कार्य क्या था? सुनने और देखने की क्रिया का नियंत्रण करना। और जो ये आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना था, इसका कार्य क्या था? आपके मस्तिष्क को मेरु रज्जु से जोड़ना किसका कार्य था? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य था। तो ये आपका मध्य मस्तिष्क था। नंबर 3 था आपका पश्च मस्तिष्क। तो देखिए, मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है वह क्या है? आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क भी हमारा दो प्रकार का होता है। पश्च मस्तिष्क भी हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका है अनुमस्तिष्क, और नंबर 2 आपका होता है मेडुला ओब्लांगाटा। तो इस प्रकार से आपका पहला होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है मेडुला ओब्लांगाटा, और जो अनुमस्तिष्क होता है वह शरीर के बाहरी क्रिया का नियंत्रण, यानी कि जैसे हम अगर डस्टर लेने जाते हैं तो हम डस्टर ही लेते हैं, यानी कि हम जो भी बाहरी क्रियाकलाप करते हैं उसका नियंत्रण क्या करता है? कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। और जो हमारे शरीर के आंतरिक क्रिया होती है, अंतःस्रावित ग्रंथियां होती हैं, उनको नियंत्रण करने का काम करता है मेडुला ओब्लांगाटा। तो देखिए, अगर बच्चों इस तरह से आप बाकायदे नोट्स में एक बार पढ़ने के बाद आप समरी बना लेंगे तो आपको चीज़ें जो है हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।